Right, so start करते हैं. So this is day 6 of PT 365 discussion of science and tech. तो अभी हम स्पेस जो सेक्टर है उसमें हम पढ़ रहे हैं इन टॉपिक्स को. तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स. So this was in news because for the first time scientists have seen neutrinos originating from the central disk of the Milky Way galaxy. हमारी जो आकाश गंगा जो गैलेक्सी है उसमें से सेंटर में से न्यूट्रिनोज निकलते हुए साइंटिस्ट ने देखे. फॉर दैट रीजन ये वाला पार्ट न्यूज में आ जाता है हमारे लिए. तो न्यूट्रिनोज के बारे में जानते हैं. तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है. फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जिन्हें आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है. एंड दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी स्मॉलर पार्ट्स. बट माइंड यू, न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो एटम के अंदर नहीं होते, ये अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर बहुत टाइनी मास होता है, बहुत कम मास होता है, कोई चार्ज नहीं होता और हाफ स्पिन होता है. मतलब उनका एक रोटेशन जो होता है वो हाफ स्पिन हम बोलते हैं, ठीक है. और ये ट्रैवल करते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन अ स्ट्रेट लाइन. मतलब जहां पे जिस पॉइंट से निकल रहे हैं वहां से एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट. और किसी मैटर से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, मतलब रेयरली किसी मैटर से इंटरैक्ट करते हैं. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो टर्म टू बी एज गोस्ट पार्टिकल. गोस्ट पार्टिकल मतलब भूतिया पार्टिकल, क्योंकि ये किसी से इंटरैक्ट नहीं करता. जैसे मूवीज में देखा ना, भूत अंदर इंसानों के अंदर से या दीवारों के अंदर से निकल जाता है, वैसे न्यूट्रिनो भी निकल जाता है, इसलिए इसको गोस्ट पार्टिकल हम लोग बोलते हैं. और ये आउटनंबर करता है ऑल द एटम्स इन द यूनिवर्स. मतलब हमारे यूनिवर्स में इतना एटम नहीं है, उससे ज्यादा हमारे पास न्यूट्रिनोज हैं इस यूनिवर्स में. और इसको अफेक्ट केवल दो टाइप की फोर्सेस कर सकते हैं, एक तो ग्रेविटी और वीक फोर्स. तो ये फोर्सेस इसको अफेक्ट कर सकती है, बाकी कोई फोर्स इसे अफेक्ट नहीं कर सकती. चाहे आप कितना ही मैग्नेटिक फील्ड लगा लो या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, उससे इसे फर्क नहीं पड़ेगा. अब ब्रॉडली तीन टाइप के होते हैं ये न्यूट्रिनोस: इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो और म्यूऑन न्यूट्रिनो. अब ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना तीन टाइप होती है इसकी, ठीक है. अब उसके क्या फीचर है क्या नहीं है वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उतना हमें स्पेशलिस्ट बनना नहीं है. हमें बस ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि भाई न्यूट्रिनोस है तो क्या है ये, ठीक है. सो एक बात याद रखना, ये जो तीन टाइप्स है इसके अंदर ये आपस में अपना जो शेप है या जो फॉर्म है या टाइप है उसको चेंज करते रहते हैं एज दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, ठीक है. अब एक सवाल उठ सकता है कि भाई फिर न्यूट्रिनोज आते कहाँ से, कहाँ देखने को मिलते हैं न्यूट्रिनोज. तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में से निकल रहे थे. तो जनरली आपको कोई भी जो कॉस्मिक रेज हैं, जब वो किसी इंटरस्टेलर मैटर, मतलब कोई भी हमारे यूनिवर्स का जो कोई मैटर है उसके साथ टकराती हैं, तो उससे न्यूट्रिनोज जनरेट होते हैं. ये इसके साथ साथ जो स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सन हो गया, या कोई एक्सप्लोड कर रहा है, कोई स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, उन सब में से भी ये न्यूट्रिनोज जो है निकलते हैं. और अर्थ के ऊपर भी कभी कभी ये जो कॉस्मिक रेज आकर टकराती हैं, तब उससे भी ये जनरेट होते हैं अर्थ के अंदर. या फिर अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, तो उसमें से भी ये न्यूट्रिनोज जनरेट होते हैं, ठीक है. तो ये ब्रॉडली है सोर्सेज ऑफ द न्यूट्रिनोज. अब इंडिया के अंदर हम लोग एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए. कल हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेटरी देखा था जो कि हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है. तो बता सकते हो कौन सा ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में? लीगो। करेक्ट. लीगो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं हम लोग वहाँ पे. तो वो हिंगोली में है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की. ये कहाँ बनेगी? तो ये तमिलनाडु में बनेगी. तमिलनाडु के अंदर ये जो एरिया है बोधी वेस्ट हिल्स, जो कि थेनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसे बना रहे हैं. और ये अंडरग्राउंड होगा, ठीक है. मतलब हम नहीं चाहते कि बाकी जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है या जो पॉल्यूशन है उससे वो किसी तरीके से ऑब्जर्वेटरी के अंदर कोई चेंजेस आ जाए, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही एक साफ जगह के अंदर और अंडरग्राउंड इस ऑब्जर्वेटरी को बना रहे हैं, ठीक है. क्योंकि आपको पता है न्यूट्रिनोज किसी भी मैटर में से पास कर सकते हैं. तो वो जो पहाड़ है, बेसिकली ये बोधी हिल्स पहाड़ों का एक बोल सकते हैं समूह है, उसके नीचे बनाया गया, मतलब पहाड़ों के नीचे बनाया जाएगा.
ताकि वहां पे केवल न्यूट्रिनोज ही उन पहाड़ों को पार करके उस ऑब्जर्वेटरी के अंदर आ सके। ठीक है, तो इसलिए अंडरग्राउंड बनाया गया है। और इट इज लोकेटेड हेयर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर, सबसे पास है इक्वेटर के। और ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर, ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, दिस इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, तो कल भी हम लोगों ने देखा था यही दोनों डिपार्टमेंट थे जो कि फंड कर रहे थे हमारे इंडिया के अंदर जो लीगो ऑब्जर्वेटरी था उसको भी। और यहाँ पे भी अगेन इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं से फंडिंग आ रही है। नेक्स्ट, एक आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे टू स्टडी द न्यूट्रिनोज। ठीक है, तो एक डिवाइस है ये जो कि न्यूट्रिनोज को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। क्लियर, आगे चलते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आया था 2015 में, आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर कहाँ पे, मतलब कहाँ पे है? एंटार्क्टिका में ना। राइट, साउथ पोल। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर है और पावरफुल टेलीस्कोप टू सर्च फॉर डार्क मैटर। और ये आइस के नीचे मतलब डीपली बरीड है। और एक इस पे 2010 में PYQ आया था, उसके स्टेटमेंट्स बोलता हूँ। न्यूट्रिनोज आर क्रिएटेड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑफ डीके, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो ट्रू है। राइट, करेक्ट है। डीके से मतलब और एक स्टेटमेंट है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी एवरी सेकेंड। तो ट्रू, ये भी दिस इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना ये सारे फैक्ट्स पूछे हुए हैं यूपीएससी ने न्यूट्रिनोज के बारे में, तो आगे भी उम्मीद है पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन, कॉमनली नोन एज जूस मिशन। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है जूस फ्रॉम यूरोप स्पेस पोर्ट फ्रेंच गुआना ऑन टू जुपिटर एंड इट्स मून थ्रू एरियन 5। एरियन 5 इनका रॉकेट है और बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। इसके थ्रू इस मिशन को लॉन्च किया गया है। और जूस मिशन का काम है कि जुपिटर के जो मून्स हैं उनको स्टडी करना। तो ब्रॉडली बहुत सारे मून्स हैं, वैसे तो आपको पता है अराउंड 80 समथिंग या उससे भी ज़्यादा नए नए मून्स निकलते रहते हैं, बिकॉज अभी तक ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये कंसोलिडेट नहीं हुए हैं। दैट्स व्हाई दीज प्लैनेट्स आर आल्सो नोन एज गैस जायंट्स या जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने फर्स्ट चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ये जोवियन प्लैनेट्स या गैस जायंट्स कहलाते हैं बिकॉज अभी तक कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, गैस अभी भी रोटेट कर रही है। तो नए नए मून, रिंग्स, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो इसके 3 मून हैं जो कि बड़े हैं और ज़्यादा हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हैं। उनका नाम क्या है? गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। तो गैनीमेड आपको पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ठीक है, तो याद रखना। और इसके अलावा यूरोपा और कैलिस्टो जो है ये टोटल मिला के ये 3 मून को स्टडी करेंगे इस जूस मिशन के थ्रू। अब इन्हें क्यों स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज इनके अंदर इन तीनों जो मून है जुपिटर के, इनमें पानी होने की आशंका है। ठीक है, अब वो पानी कहीं पे लिक्विड में है, कहीं पे फ्रोजन भी है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने ये जूस मिशन डिप्लॉय किया है। इससे पहले भी कई सारे मिशन जो हैं यहाँ पे जुपिटर पे गए हैं जो पता होने चाहिए हमें, जैसे नासा का पायनियर 10 है, वॉयेजर 1 एंड 2 ये भी अगेन नासा का, गैलीलियो ये भी अगेन नासा का, यूलिसिस ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर जूनो और यूरोपा क्लिपर। तो ये अभी एक्सपेक्टेड है यूरोपा क्लिपर, ये नासा छोड़ेगा इसे 2024 इसी साल। और नाम से पता लग रहा है ये यूरोपा जो मून है उसको स्टडी करने जाएगा। ठीक है, और अभी हम जूस के बारे में देख रहे हैं जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट होगा इसके अंदर 85 स्क्वायर मीटर के सोलर पैनल है। ये नंबर काम का नहीं है, थोड़ा बहुत अगर याद रखना भी है तो अपने को पेलोड्स पता होने चाहिए, जैसे इसमें है गाला, गैनीमेड लेजर ऑल्टीमीटर, माजिस, मून्स एंड जुपिटर इमेज स्पेक्ट्रोमीटर एंड यूवीएस यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये सब पेलोड्स हैं इसके अंदर जो कि हेल्प करेंगे हमें स्टडी करने को इन 3 मून्स को। ठीक है, अब ये जो मिशन है जूस, दिस विल यूज डबल ग्रेविटी एसेस फॉर द फर्स्ट टाइम।
डबल ग्रेविटी असिस्ट मतलब दो प्लैनेट्स या दो सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करेगा और फिर ये अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचेगा। जैसे अगर हम बात करें इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था, उसको हम डायरेक्टली मून के ऊपर नहीं छोड़ के आए थे। ठीक है, हम लोगों ने कोई ऐसा रॉकेट नहीं छोड़ा था तो जो कि सीधा उसको मून में पहुंचा के आ गया। हम लोगों ने उससे पहले अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा, उसे धीरे धीरे उसका ग्रेविट जो ऑर्बिट है उसको लंबा करते गए, और फिर एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हम लोगों ने उसके मोटर्स को थोड़ा सा फायर करके उसे धक्का देकर मून के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल किया था टू प्लेस द चंद्रयान इनटू द ऑर्बिट ऑफ मून। सिमिलरली हम लोग इसमें भी यही कर रहे हैं, हम यहाँ पे अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करेंगे। पहले अर्थ से इस्तेमाल करेंगे, फिर एक बार जैसे वो आगे निकल जाएगा फिर मून के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसे आगे भेज देंगे। ठीक है, तो इसलिए डबल ग्रेविटी असिस्ट बोला जाएगा इसे। नेक्स्ट जुपिटर के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सो जुपिटर आपको पता है सन से फिफ्थ प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वन ऑफ द जोवियन प्लैनेट्स है क्योंकि गैस जायंट है, अभी तक कंसोलिडेट नहीं हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स है 95 आफ्टर सैटर्न, जिसके 146 मून्स है, और ये नंबर हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, तो चिंता मत लेना, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड नंबर पे कौन है। और इसमें इसके साथ साथ फेंट रिंग सिस्टम भी है। ऑल्दो रिंग्स बहुत प्रोमिनेंट आपको सैटर्न में देखने को मिलेंगी, बट जुपिटर में भी फेंट रिंग्स हैं, हल्की है क्योंकि अगेन वही गैस जाइंट्स हैं। फॉर दैट रीजन इसके अंदर भी आपको ये फेंट रिंग्स देखने को मिल जाती है। क्लियर? इतने पार्ट में कोई डाउट, कोई एडिशन तो बताइए। सीडीएस में क्वेश्चन आया था 2023 में, स्टेटमेंट बोलता हूँ, देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, ट्रू और फॉल्स? It's a gas. नहीं, ये ट्रू है, ऊपर दिया है ना, जोवियन प्लैनेट्स डू नॉट हैव सॉलिड सरफेसेस, तो ये सही है। मर्क्यूरी हैज नो एटमॉस्फेयर, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वेनस हैज नो मून, ये भी सही है। तो ये बेसिक फैक्ट्स है यार, याद रखना चाहिए अपने को ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ना ये जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी 11th क्लास का पहला चैप्टर में ही ये सब चीज़ें गिवन है कि क्यों जो इनिशियल प्लैनेट्स थे उनके वो एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि सन से आने वाली जो विंड्स थी वो उड़ा के ले गई मरी और उन सब का जो था। अर्थ में क्या हुआ, अर्थ का भी उड़ा के ले गई थी, लेकिन अर्थ में बाद में डी गैसिंग हुई। याद है आपको, क्लास 11 की एनसीईआरटी में पढ़ते हो आप पहले चैप्टर में। डी गैसिंग मतलब अंदर जो मैग्मा था उसमें से गैसेस बाहर निकली, तो उसमें से CO2 ऑक्सीजन ये सब बाहर निकले और धीरे धीरे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो शेप होने लगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट्स है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। तो एस्टेरॉइड्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स? Celestial body or body mass which does not have fixed its own orbit but revolves around the sun in a defined path. काइंड ऑफ, ठीक है, सही बोला। वो बेसिकली हम है जो कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड यूनिवर्स या अराउंड सोलर सिस्टम, कोई ऐसा डेफिनेट ऑर्बिट है नहीं। ठीक है, सो ब्रॉडली ये सेलेस्टियल बॉडीज ही बोल सकते हैं इसको। अब एस्टेरॉइड और इससे जैसे कुछ और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो सब अभी देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एस्टेरॉइड देख लिया, एक रॉकी बॉडी है जो कि स्मॉलर है प्लैनेट से और जनरली ऑर्बिट करता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, सन के अराउंड। फिर आता है कॉमेट। कॉमेट क्या होता है, ये आपको ना एक चमकती हुई स्ट्रीक, एक फायरबॉल के जैसा चमकता हुआ दिखाई देता है, मतलब इसमें से एक वाइट शाइनिंग लाइट आती है। तो ये बेसिकली एक रॉक का मास ही होता है जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है, बट इसके अंदर क्योंकि आइस क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स होते हैं जो कि जैसे जैसे सन के पास जाता है ये हीट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज द हेड, ये जो कॉमेट है इसका ये हेड है, और उसके पीछे ये जो एक शाइनिंग स्ट्रीक निकल रही है इसको बोलते हैं इसका टेल। ठीक है, सो हेड है ये ऊपर टॉप पे,
क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके पीछे से जो लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स इसके अंदर है, जैसे अमोनिया हो गया या वाटर हो गया, ये सब इवेपोरेट करने लगता है, और इवेपोरेट करता है इसलिए इसमें से ऐसी चमक देखने को मिलती है। सो ये होता है कॉमेट। याद रखना, इसके एक डिस्टिंक्ट टेल होती है, शाइनी होता है अपीयरेंस में, क्योंकि इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इवेपोरेट होते हैं जब ये सन के पास आने लगता है। और इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। जैसे अगर आपको पता हो हेलीज कॉमेट आपने सुना होगा, तो हर 76 ईयर्स के अंदर हमारे अर्थ के आसपास से गुजरता है वो, ठीक है। फिर बहुत कॉमनली कंफ्यूज टर्म है मीटियोर्स, मीटियोरॉइड और मीटियोराइट। इन तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन अपने को पता होना चाहिए। मीटियोर क्या होता है, जिसे हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब घुसते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको हीटअप कर देता है। हमारा एटमॉस्फेयर उसे हीटअप कर देता है, क्यों? क्योंकि उसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन करते हैं, और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ये रॉक्स, तो ये बर्न होना चालू हो जाते हैं। तो मीटियोर वो रॉक्स के पार्टिकल हम बोल सकते हैं जो कि हमारे अर्थ में एंटर करते ही जल जाते हैं, ठीक है, इन्हें मीटियोर बोलते हैं। नेक्स्ट मीटियोराइड है, तो ये रॉकी और मेटालिक फ्रेगमेंट्स है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स या प्लैनेट के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है मीटियोराइट। मीटियोराइट वो पार्टिकल्स बोल सकते हैं जो कि हमारे ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं। बाकी ये जो मीटियोर्स या मीटियोराइड हैं ये ऊपर हवा में ही जल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारे अर्थ के अंदर एंटर करते हैं इसे मीटियोराइड बोलेंगे, जैसे ही हमारे अर्थ के सरफेस को टच कर जाते हैं इन्हें हम मीटियोराइट बोलेंगे। तो ये क्लियर रखना तीनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं ये एस्टेरॉइड वाला टॉपिक न्यूज में ही क्यों आया। बिकॉज अभी रिसेंटली नासा का एक मिशन है, ऑसरिस रेक्स नाम का ये मिशन है, जिसने हमें एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम था बेनू, एस्टेरॉइड बेनू से हमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके दिए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत यूनिक अचीवमेंट है। इससे पहले एक और मिशन है जो कि ये सेम काम कर चुका है कि किसी एक एस्टेरॉइड से वो सैंपल कलेक्ट करके ला चुका है। तो आप में से कोई बता सकता है कौन सा ऐसा मिशन था जो कि यही सेम काम करके आ चुका है ऑलरेडी? एक जापान का भी की बात कर रहे हो सर? सही बोल रहे थे, बोलो आगे, क्या नाम है मिशन का? JAXA ऐसा कुछ है शायद। नहीं नहीं, वो तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, जाक्सा, वहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है। मिशन का नाम है हायाबुसा 2, ठीक है। हाँ, तो हायाबुसा 2 तो जैसे बताया कि जापान का है, और दूसरा ये ऑसरिस रेक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी ये ऑसरिस रेक्स जो है ये सैंपल कलेक्ट करके लाया है एक एस्टेरॉइड से जिसका नाम बेनू है, ये पता होना चाहिए अपने को। और क्यों ज़रूरत पड़ी हमें एस्टेरॉइड्स को ये सामान लाने की, तो अगेन ये भी आपका जो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है उसका प्रॉब्ली सेकंड चैप्टर है, जहाँ पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आपके इंटीरियर्स के बारे में हमने देखा है, वहाँ पे एस्टेरॉइड्स और मीटियोर भी डायरेक्ट सोर्स है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि शायद यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ होगा, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम लोग डायरेक्टली एस्टेरॉइड्स पे गए और उनसे सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है। सो इसलिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोगों ने एक मिशन जो था वो लॉन्च किया, वो इस बेनू के ऊपर लैंड किया, ये ऑसरिस रेक्स नाम का मिशन। उसके ऊपर एक छोटा सा ब्लास्ट किया, उस ब्लास्ट से उसमें से जो मिट्टी उड़ी उसको कलेक्ट किया और वापस अर्थ पे लेके आया। लेकिन माइंड यू ये अर्थ के ऊपर खुद नहीं आया, इसने ऊपर से पैराशूट से वो जो सैंपल इसने कलेक्ट किया था नीचे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जैसे आजकल देखा होगा ना, वो गाजा के अंदर ऊपर से वो एयर ड्रॉप करते हैं, या पबजी के अंदर एयर ड्रॉप आता है सामान का, तो वैसा ही एयर ड्रॉप करके ये एक आगे अगले मिशन पे चला गया है। अब ये एक और एस्टेरॉइड के पास जा रहा है जिसका नाम है एपोफिस। तो ये दोनों एस्टेरॉइड के नाम याद होने चाहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मतलब बहुत कॉस्ट, बहुत पैसा लगा के ये मिशन को बनाया गया है, जिसमें से ये जो फर्स्ट पार्ट है कि बेनू से इसे सैंपल कलेक्ट करके लाना था, वो ये ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। सो याद रखना, बेनू एक स्मॉल नियर अर्थ कार्बन रिच एस्टेरॉइड था। अब ये जो सेकंड मिशन पे जा रहा है वो एपोफिस होगा, और उसमें प्रॉब्ली आई थिंक नेक्स्ट 5-6 साल और लगेंगे इसे वापस आने में, ठीक है। सो याद रखना, अब इसका नाम चेंज होके ऑसरिस एपेक्स बन गया है, ठीक है, एपोफिस एक्सप्लोरर, क्लियर। सो ये था नासा का ऑसरिस रेक्स।
ऐसे ही एस्ट्रॉइड्स के ऊपर बहुत सारे और भी मिशन हुए हैं। जैसे आपको एक मिशन का नाम याद होगा, डार्ट करके। किसी को पता है डार्ट मिशन किस लिए था? एनी आइडिया? डबल डबल एस्टेरॉइड। एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, अपने इलॉन मस्क का मिशन था ये। डार्ट नहीं, इलॉन मस्क का कोई मिशन नहीं है ये। क्या एम था? इसकी लॉन्चर इलॉन मस्क ने की थी ना फाल्कन 9 में। हाँ, वो हो सकता है, बट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? डिफ्लेक्टिंग द Like in future, एस्टेरॉयड if दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ। हाँ हाँ, एस्टेरॉइड लेता। एंड जैसे बताया कि एस्टेरॉइड, सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये डायग्राम मान लो, ये हमारे अर्थ से टकराने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, इसमें टकरा देते हैं ले जाके, और इससे इसका जो ट्रेजेक्ट्री है या ऑर्बिट जो है उसको चेंज कर देते हैं ताकि ये अर्थ से ना टकराए। तो ये बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे तैयार किया गया था। ऑल्दो वो एस्टेरॉइड डायरेक्टली अर्थ से आके नहीं टकरा रहा था, बट फिर भी हम लोगों ने एज एन एक्सपेरिमेंट कि अगर लेट्स से कभी आगे कोई ऐसा बड़ा कोई एस्टेरॉइड अर्थ से टकराने वाला हो तो हम क्या उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये डार्ट मिशन जो था ये लॉन्च किया गया था। तो पता होना चाहिए, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व था। और ये मिशन में एक तरीके से हम लोगों ने प्लानिटरी डिफेंस तैयार किया, मतलब हमारा अर्थ के ऊपर आगे कभी कोई एस्टेरॉइड का खतरा है तो हम उसे टैकल कर पाए, ठीक है। कोई बता सकता है उस एस्टेरॉइड का नाम क्या था जिसमें जिसमें टकराया गया था स्पेसक्राफ्ट को? डिडमॉस ऐसे कुछ था क्या? थोड़ा टफ सा नाम था। आई थिंक डाइमॉर्फस नाम था। डिडमॉस शायद उसके अराउंड एक रिवॉल्व करने वाला छोटा सा, उसका भी एक मूनलेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेना, इम्पोर्टेंट है ये भी। और अभी रिसेंट के ही सालों में हुआ है, आई थिंक अराउंड 2022 में हुआ था, ठीक है। तो ये पता है अपने को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में ब्रॉडली दो जगह मिलते हैं। एक मिलता है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। इसके बाद में जो एस्टेरॉइड बेल्ट आता है वो आपको मिलता है क्यूपियर बेल्ट में। क्यूपियर बेल्ट मतलब नेपच्यून के बाद, वहाँ पे आपको एस्टेरॉइड्स लार्ज क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ट्रोजन्स। तो ट्रोजन्स मतलब ऐसे कुछ हेवनली ऑब्जेक्ट्स जो कि शेयर करते हैं ऑर्बिट विद लार्ज प्लैनेट। सो नासा ने अपना एक मिशन लॉन्च किया लूसी नाम से, जो कि किसी ट्रोजन एस्टेरॉइड के ऊपर लैंड करेगा और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब एस्टेरॉइड का एक्सप्लोरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने बता दिया है कि उससे हमें हमारे यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसके बारे में पता लगता है, प्लानिटरी डिफेंस पता लगता है जैसे हम लोगों ने डार्ट के केस में किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो सकता है, और उसमें से रिसोर्स भी यूटिलाइजेशन हो सकता है, मतलब हम डायरेक्टली माइनिंग उन एस्टेरॉइड से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे यूज केसेस बन सकते हैं एस्टेरॉइड एक्सप्लोरेशन के। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो अभी यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली रिलीज किया एक पॉलिसी ब्रीफ टाइटल्ड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो अभी ये एक तरीके से एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है विद रिगार्ड्स टू आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो उसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था, बट अब ये जब आगे फॉर्म होगा तब हमारे लिए ज़्यादा काम का होगा, ठीक है। कोई इसमें से सब्सटैंटिव कुछ एग्रीमेंट बनेगा तब ज़्यादा काम का होगा। अभी के लिए अपने को पता होना चाहिए एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है विद रिगार्ड्स टू आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इसमें सबसे पहला है 1958 का यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, UNCOPUOS, ठीक है। यूएन कोपस बोल सकते हैं, 1958 में स्टैब्लिश हुआ था, राइट। और इसके थ्रू बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं आउटर स्पेस गवर्नेंस के रिगार्ड में आते रहे। दिस इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, ये इसको सपोर्ट करता है। और अभी तक हमारे पास 5 इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज हैं, जो 5 का आपको आइडिया होना चाहिए। पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जो कि गवर्न करता है एक्टिविटीज ऑफ ऑल स्टेट्स जो कि स्पेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके सारे एक्शन जो है वो इसी ट्रीटी के अंदर गवर्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है रेस्क्यू एग्रीमेंट 1968 का। तो अगर लेट्स से कोई एस्ट्रोनॉट
कभी कहीं पे फंस गया है, उसको रिटर्न करवाना है, या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट का है किसी एस्ट्रोनॉट्स के लिए, तो ऐसे में उनका रेस्क्यू सभी जितने भी स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं उन सभी की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये यूएस का है तो मैं क्यों हेल्प करूं, या ये रशिया का है तो हम क्यों हेल्प करें। ठीक है, वो चीज़ें नहीं लागू होंगी। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको हेल्प करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा एक मूवी है इंटरस्टेलर, नहीं सॉरी, हाँ इंटरस्टेलर भी है उसमें कॉन्सेप्ट है, बट उससे बेटर है एक मूवी मार्शियन। ठीक है, देखिए किसी ने मार्शियन? हाँ, हाँ, देखिए देखिए वो वो मार्स मार्स के के सरफेस पे सरफेस पे आलू आलू उगाता है। उगाता है। हाँ करेक्ट, आलू उगाता है। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि देखो मार्स ऐसा तो है नहीं कि बाजू में है कि गाड़ी भेजी और ले आए किसी को, तो उसके लिए लंबे मिशन प्लान करने पड़ते हैं। तो शायद प्रॉब्ली चाइना या पता नहीं कौन सी ऐसी कंट्री से एक स्पेसक्राफ्ट जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। ठीक है, सो वही सेम आइडिया है कि कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट फंस जाता है हमारे स्पेस वगैरह में, तो उसको बचाने के लिए हमारे पास एक एग्रीमेंट बना ले हम लोग। नेक्स्ट है लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972। तो आपको पता है कि स्पेस जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। अब वो ऊपर उड़ता है, अर्थ घूमता है, वो फिर उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं धीरे धीरे नीचे आके अर्थ के ऊपर फॉल करते हैं। अब आपको पता है जैसे हम जीएसएलवी की बात करें तो उसमें बहुत सारे रॉकेट बूस्टर्स होते हैं। अब वो रॉकेट बूस्टर्स ऊपर तक तो नहीं जाते, ऊपर तक तो केवल सैटेलाइट जाता है, बाकी सब वो नीचे ही गिरते हैं। ठीक है, अब वो नीचे गिरा और सपोज नीचे किसी के घर पे जाके गिर गया, तो अब किसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो ऐसे में लाइबिलिटी जो कन्वेंशन है ये डिज़ाइन किया गया। लेट्स से अगर इंडिया ने कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, उसमें से कोई पार्ट सपोज खराब होके या नॉर्मली निकल कर श्रीलंका में कहीं पे जाके गिर गया, ठीक है, और श्रीलंका में कुछ डैमेज हो गया उससे, तो ऐसे में इंडिया की लाइबिलिटी बनेगी कि वो श्रीलंका को कंपनसेट करे उस लॉस के लिए, क्योंकि वो स्पेसक्राफ्ट इंडिया का था। ठीक है, तो ये आइडिया है ब्रॉडली कि लाइबिलिटी कन्वेंशन मतलब कोई भी डैमेज हो जाता है स्पेस ऑब्जेक्ट से तो किस कंट्री का लाइबिलिटी बनेगा वो ये बताता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976। तो रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन ये बोलता है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स भेजोगे उनको रजिस्टर कराओगे ताकि हमारे पास एक डेटाबेस रहे। ऐसा ना हो कि सपोज आपको पता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि तभी हम उसे यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है रैंडमली कहीं पे भी छोड़ के आ जाएंगे, बहुत प्रॉपर प्लानिंग होती है। सपोज आपने उसी पॉइंट पे छोड़ना है और कल को यूएसए भी बोले नहीं मैं भी उसी पॉइंट पे छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को आपस में पता ही नहीं है कि दोनों उसी पॉइंट पे छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप पहले से रजिस्टर करा लो अपने ऑब्जेक्ट को जो कि आप लॉन्च करने वाला आउटर स्पेस में, तो इससे दूसरी कंट्री को भी पता रहेगा कि आप उस पॉइंट पे कुछ ऑब्जेक्ट लॉन्च करो, तो फिर वो अपना कोई और पॉइंट चूज कर लेगा। ठीक है, सो ये है रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। एंड लास्टली मून एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट ये नाम से पता लग रहा है मून के अराउंड या उसके जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसको गवर्न करता है ये एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये है 5 टोटल एग्रीमेंट्स जो कि ओवरऑल स्पेस गवर्नेंस को गवर्न करने में हेल्प करते हैं। और इंडिया ने इन सभी जो ट्रीटीज हैं 5 ट्रीटीज को साइन किया हुआ है, बट रैटिफाई केवल 4 को किया, एक ट्रीटी को रैटिफाई नहीं किया, दैट इज द मून एग्रीमेंट। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो स्पेस डेब्रीज। तो स्पेस डेब्री मतलब स्पेस के अंदर कूड़ा कचरा। अब स्पेस में कूड़ा कचरा क्या होता है, वो बेसिकली जंक सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट्स जब अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेती है उसके बाद डिफंक्ट हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती है और फिर घूमती रहती है, ठीक है, बेताल की जैसे, या फिर उसमें से कोई लेट से पार्ट टूट के गिर गया, तो वो सब कचरा जो कि अनवांटेड है, कोई काम का नहीं, उसे हम स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि उस ऑर्बिट में जहाँ पे उतना हाई है ये, वहाँ पे कोई भी छोटा से छोटा इक्विपमेंट गोली की रफ्तार से जाता है। वो अराउंड आपको देखने को मिलेगा कि 1000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा होता है। तो ऐसे में अगर लेट से वो किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट में टच हो गया तो उसको एकदम गोली की तरफ पार कर देगा और उसे भी खराब कर देगा। तो दिस कैन लीड टू अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक स्पेस डेब्री का टुकड़ा जो था वो सैटेलाइट से टकराया और उसने और 1000 कंपोनेंट्स क्रिएट कर दिए और 1000 स्पेस डेब्री क्रिएट कर दिए। ऐसे ही एक्सपोनेंशियली राइज हो सकता है। ठीक है, तो इसको फिनोमेना को हम लोग ना पॉपुलरली कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड भी देख सकते हो, कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं इसे, इस फिनोमेना को कि एक स्पेस डेब्री से एक एक्सपोनेंशियल कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया और उससे स्पेस डेब्री एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, इसे कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं।
और ये जो स्पेस डेब्री का जो कॉन्सेप्ट है ये भी अगेन लायबिलिटी कन्वेंशन जो 1972 का है उसके अंडर आता है। तो अगर लेट्स से इंडिया का कोई सैटेलाइट है जो कि ब्रेक हो गया, उसका कोई पार्ट ब्रेक होके किसी दूसरी स्पेस एजेंसी के किसी स्पेस क्राफ्ट या फिर उनके सैटेलाइट को डैमेज कर देता है, तो वहाँ पे लायबिलिटी कन्वेंशन के थ्रू उसे कवर किया जाएगा। अभी करंटली बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पेस डेब्री कौन सी कंट्री ने फैला रखा है, तो वो रशिया है, उसके बाद यूएस है, फिर चाइना है और फिर फ्रांस है। ठीक है, तो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने स्पेस डेब्री फैला रखा है। और आज भी हम लोग जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी होती है या जो हमारी एग्जिस्टिंग सैटेलाइट है, हम ये ट्रैक करते रहते हैं स्पेस के अंदर कि उससे कोई स्पेस डेब्री तो नहीं टकरा रहा। अगर कोई स्पेस डेब्री टकराने वाला होता है तो हम उसका जो पाथ है उसको चेंज कर देते हैं, स्पेस डेब्री का नहीं, हमारे सैटेलाइट का। ठीक है, स्पेस डेब्री पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो एकदम रोग हो चुका है, आवारा हो चुका है। ठीक है, स्पेस के अंदर। लेकिन जो हमारा सैटेलाइट है, क्योंकि उसके अंदर मोटर्स लगे हैं, उसके अंदर बूस्टर्स लगे हैं, उसके अंदर थ्रस्टर्स लगे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसका ऑर्बिट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी प्रोटेक्ट आवर सैटेलाइट्स बाय दीज मनूवरिंग एक्शंस। ठीक है, अब स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने के लिए हमारे जो इसरो है उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, कॉल्ड प्रोजेक्ट नेत्रा। तो इस प्रोजेक्ट नेत्रा के थ्रू हम लोग स्पेस के अंदर जितना भी स्पेस डेब्री है उसको ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा इसरो ने सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM फॉर ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, अगेन वही स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करता है, उसके आसपास कोई अगर स्पेस डेब्री आ रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, ताकि हमारी इसरो जो है कोई नेसेसरी एक्शन या मनूवरिंग एक्शन ले सके जिससे कि उस सैटेलाइट को या उस स्पेस ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लियर स्पेस 1 नाम का एक मिशन है जिसमें वो स्पेस डेब्री को पकड़ पकड़ के कैप्चर करके वापस अर्थ के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव है स्पेस डेब्री को कम करने के लिए जो कि इंडिया और बाकी स्पेस एजेंसीज ने लिए हैं। और अभी मोस्ट रिसेंटली एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हमारे इसरो ने किया था जिसे शॉर्टली बोलते हैं पोएम, POEM। तो किसी को पता है पोएम किस चीज़ के लिए है, किस क्या एक्सपेरिमेंट था ये? Reusable launch something. रीयूजेबल तो लॉन्च व्हीकल जो है वो इलॉन मस्क का आइडिया है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, ऑल्दो हम लोग भी वो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाना चाहते हैं। जैसे अभी क्या होता है, PSLV में 4 बूस्टर लगते हैं, अब वो एक एक करके बूस्टर सारे अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं, फिर वो रॉकेट पूरा जो उसका सेंटर पार्ट है वो भी आके नीचे गिर जाता है, किसी काम का नहीं होता, वो वन टाइम यूज होता है। लेकिन जो इलॉन मस्क की कंपनी है उसने ऐसे रॉकेट्स बना लिए हैं जो कि प्रॉपर ऊपर जाता है और वापस प्रॉपर नीचे लैंड हो जाता है। ठीक है, तो वैसा हम भी बनाने की कोशिश करें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। बट पोएम जो है वो स्पेसिफिकली इट्स अबाउट द 4th स्टेज ऑफ द PSLV रॉकेट। आपको पता है PSLV में कितने स्टेज रॉकेट है, कितने स्टेजेस है PSLV में? बोलो भाई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 3 स्टेज। अरे नहीं यार, इतना तो मत जुल्म ढाओ यार, कल GSLV में बताया था वो 3 स्टेज है, PSLV इज 4 स्टेज। ठीक है, तो याद रखना PSLV इज 4 स्टेज। तो इसमें सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ठीक है, ऐसे चलता है। तो अपने को पता है क्या है कि ये एक एक बारी में रन होते हैं, मतलब पहले जैसे सपोज इसका फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये रन हो गया तो ये डिटैच हो जाएगा, फिर सेकंड स्टेज लिक्विड है, ये रन हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेज है, ये रन करेगा, ये डिटैच हो जाएगा, और फिर जो फोर्थ स्टेज होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर इन द सेंस अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, और वहां पे फिर क्या होता है, ये तो सारे के सारे तीनों कंपोनेंट्स अर्थ पे वापस गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट ये क्योंकि अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच चुका है इसलिए ये स्पेस डेब्रिस बन जाता है। ठीक है, ये जो फोर्थ स्टेज है ये ऊपर जाके स्पेस डेब्रिस बन जाता है। सैटेलाइट लॉन्च हो गया उसके बाद ये ऊपर ही सैटेलाइट के साथ साथ या सैटेलाइट के आसपास कहीं घूमता रहता है और स्पेस डेब्रिस बन जाता है। तो इसरो ने इस बार क्या किया, उन्होंने बोला कि हम ये जो फोर्थ स्टेज है इसको वापस इसमें एक मोटर लगा दिया और इसे वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ले आए। इसके साथ साथ इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी चला दिए हम लोगों ने। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं PSLV। हाँ एग्जैक्टली, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं, बिकॉज सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो ये होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा खत्म हो गया, लेकिन इसमें
कुछ एक्सपेरिमेंट रन किए हम लोगों ने। तो इस एक्सपेरिमेंट जो नाम बताया ना मैंने, पोयम, तो इसका फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, मतलब इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या थे वो प्रॉब्ली आप इसरो की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ ज़्यादा बेटर पता लग पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो आपको याद रहेगा कि अपने को पोएम के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो ये याद रख लेना। और किससे एसोसिएटेड है, तो फोर्थ स्टेज से ये एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। गॉल्डीलॉक जोन्स, तो दिस रिफर टू हैबिटेबल जोन। गॉल्डीलॉक, आई थिंक माइथोलॉजिकली हम लोगों ने शायद पढ़ा ही होगा गॉल्डीलॉक जोन। तो ये बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे हमारे ह्यूमन के सरवाइव करने लायक कंडीशंस मिलती है। मतलब ये ना तो ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, और यहाँ पे वाटर के जो प्रेजेंस है वो भी मिलने की आशंका रहती है। तो जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ को हम बोल सकते हैं ये गोल्डीलॉक जोन में है, या मार्स को भी बोल सकते हैं कि ये गोल्डीलॉक जोन में है, कि ये बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये गोल्डीलॉक जोन होता है जहाँ पे आपको इंसान को सपोर्ट करने लायक या लाइफ को सपोर्ट करने लायक कंडीशंस मिल सकती है। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट, एक्सोप्लैनेट्स। सो एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लैनेट्स होंगे उन्हें एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। तो अभी हमें जुपिटर के साइज के एक्सोप्लैनेट मिले हैं कॉल्ड TOI 4603b और HD 245134b। तो ऐसे ऊटपटांग नाम है, और ये हर साल कुछ ना कुछ एक्सोप्लैनेट मिलते रहते हैं। ठीक है, तो उतना इसके पीछे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कभी UPSC का दिमाग फिर जाए और ये ऐसे आपके टर्म डाल दिए कि बताओ ये TOI 4603b क्या है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत एक बार आंखों के सामने से निकाल रखा है तो कहीं ना कहीं आपको गट फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, बाकी इतना लोड मत लेने बैठना कि इसका आप पूरा नंबर याद कर रहे हो, इतना कोई यूज़ का नहीं है, डेली मिलते रहते हैं नए नए एक्सो प्लैनेट्स। ठीक है, आप भी अगर ढंग का टेलीस्कोप लेके ढूंढोगे तो क्या पता आपके नाम से भी एक्सो प्लैनेट निकल सकते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए एक्सो प्लैनेट होते क्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, फास्ट रेडियो बर्स्ट। तो इट्स अ ब्राइट एंड अ ब्रीफ बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत कम समय के लिए और एक बहुत ब्रीफ, मतलब एक बहुत हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हम बोल सकते हैं फ्लक्स निकलता है या रेज निकल सकती हैं, विच आर सीन इन रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी दैट यूजुअली लास्ट थाउजेंड्स ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, और जैसे जैसे ये हमारी अर्थ तक आते हैं ये एनर्जी लूज कर देते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे गैलेक्सीज पड़ जाते हैं जहाँ पे हॉट गैसेज रहती हैं। तो हॉट गैसेज क्या करते हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं उनको स्लो डाउन कर देती है एज कम्पेयर टू द हाई फ्रीक्वेंसीज। तो ऐसे में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन, और इससे हमें इस डिस्पर्जन का इस्तेमाल करके हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स या जो साइंटिस्ट हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसी गैलेक्सीज को जो कि इनविजिबल है, मतलब ऐसी गैलेक्सीज जो कि अभी यंग है, जो अभी हमें दिख नहीं रही है प्रॉपरली, क्योंकि अभी वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं। तो ऐसी गैलेक्सीज को भी हम समझ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस डिस्पर्जन फिनोमेना अराइजिंग ड्यू टू द फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, गामा रे बर्स्ट। सो गामा रे बर्स्ट क्या होता है, ये बेसिकली किसी ब्लैक होल का कोलिजन हो गया या न्यूट्रॉन स्टार का जो कोलिजन हो गया, इससे गामा रे बर्स्ट होता है, मतलब इसमें से इन कोलिजन से गामा रेज निकलती है। और गामा रेज आपको पता है हमारा जो EM वेव स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रेज होती है। तो अगर मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन आप लोगों से यही रहेगा कि लाइक अगर मेरे को ये बताओ कि गामा रेज की सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है या सबसे ज़्यादा हाई वेवलेंथ होती है इन द एंटायर EM वेव स्पेक्ट्रम, दोनों में से क्या हायर होता है, फ्रीक्वेंसी हायर होती है या वेवलेंथ हायर होती है? आई थिंक फ्रीक्वेंसी हायर होती है। करेक्ट, वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी हायर होती है। तो अपने को पता होना चाहिए EM वेव स्पेक्ट्रम है, सभी ने पढ़ा होगा ये तो,
EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे एंड पे कौन सी आती है? यहाँ पे अगर लेट्स से मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ रही है, तो गामा रेज आपको यहाँ पे मिलेंगी सबसे ऊपर टॉप पे। और सबसे नीचे कौन सी मिलेगी? रेडियो। करेक्ट, वेरी गुड, रेडियो वेव्स मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गामा रेज है, यहाँ पे गामा रेज और यहाँ पे रेडियो वेव्स, राइट। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, इसकी वेवलेंथ अराउंड किलोमीटर्स में हो सकती है, ठीक है। अब वेवलेंथ वगैरह तो समझाने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से, बट अगर डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना, बता दूंगा, ठीक है। सो गामा रेज आपको पता लग गया सबसे पावरफुल रेज होती है, ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इवन जो हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है ना, उसमें भी ये गामा रेज ही निकलती हैं, इसीलिए वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं ना, वो डेंजरस इसीलिए होते हैं क्योंकि ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट कर सकते हैं। आप चाहे कितनी ही वॉल्स लगा लो, उन वॉल्स को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाती हैं, राइट। और न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत प्रोटेक्शन लगाया जाता है, मतलब कोई कई मीटर्स की तो कॉन्क्रीट लेयर होती है, फिर मेटल्स की लेयर होती है, ठीक है, तब जाके ये गामा रेज का अगर कोई एमिशन होता है तो वो रुक सकता है। अदरवाइज तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। सो इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, क्वाजी मून। तो अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया एक न्यू एस्ट्रॉइड अलोंग द अर्थ रिसेंटली, जिसे हम क्वाजी मून या क्वाजी सैटेलाइट बोल रहे हैं। रीजन बीइंग कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। सो अर्थ के साथ साथ ऑर्बिट कर रहा है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फ्लुएंस्ड है, बट प्रॉपरली एक जैसे मून हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता है वैसे ये ऑर्बिट नहीं कर रहा है, इसका ऑर्बिट प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर दैट रीजन इसे हम क्वाजी मून या क्वाजी सैटेलाइट बोल रहे हैं, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जीरो शैडो डे। तो ये ऐसा फिनोमेना है जब हमारा सन या हमारी अर्थ इस तरीके से अलाइन हो जाती है कि सन डायरेक्टली हमारे ओवरहेड पे आ जाता है, तो वहाँ पे आपको कोई शैडो उस दिन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सन डायरेक्टली अबाव होता है हमारे। और ऐसे में शैडो जो होती है, क्योंकि एंगल चाहिए होता है शैडो फॉर्म होने के लिए, तो कोई सीधा अगर सर के ऊपर होगा तो कोई शैडो बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसे हम जीरो शैडो डे बोलते हैं। और आपको पता है ये जीरो शैडो डे कहाँ देखने को मिलेंगे? ये जनरली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स में जो कंट्री आती है या टॉरिड रीजन में जो कंट्री आती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो कंट्रीज आएंगी, केवल वहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर कभी भी सन डायरेक्टली ओवरहेड नहीं आता है, ठीक है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन डायरेक्टली ओवरहेड आ जाता है तो उस दिन को क्या बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे? विंटर सोल्स्टिस, समर सोलिस्टिस बोलते हैं जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो समर सोलिस्टिस, और सदर्न हेमिस्फेयर में है तो विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। कैप्रिकॉर्न। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे रहेगा तो विंटर सोलिस्टिस, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, ब्लेजर। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने ब्लेजर के बारे में, है ना, याद है सभी को? ब्लेजर क्वेसार डिस्कस किया था, ब्लेजर डिस्कस किया था। तो अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी in Henle of Ladakh, right? Henle of Ladakh has observed the brightening of BL Lacarte BL Lac a blazar। और ब्लेजर क्या होती है? ये एक टाइप का गैलेक्सी है दैट इज पावर्ड बाय अ ह्यूमंगस ब्लैक होल। नीचे ब्लैक होल है, वो उसके ऊपर फीड कर रहा है, और फीड करने के कारण उसमें से स्ट्रेट जो है आपको कुछ लाइट बीम्स, बहुत पावरफुल लाइट बीम्स निकलती हुई दिखती हैं, तो उसे हम ब्लेजर बोलते हैं। क्वेसार याद है, क्वेसार में थोड़ी सी स्लैंटिंग निकलती है, होता दोनों ही एक तरीके का ब्लैक होल ही फीड कर रहा है उस गैलेक्सी में, और उससे जो निकलने वाली जो रेज है वो बहुत पावरफुल है कंपेयर टू एनी अदर गैलेक्सी और एनी अदर स्टार। क्लियर? सो ये था ब्लेजर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं सर, कुछ। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि क्वेजर्स एंड ब्लेजर्स आर सेम थिंग viewed फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स? बहुत बढ़िया, करेक्ट, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके ओके ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स। ठीक है, सो ये साइक्लोट्रॉन एक बेसिकली इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम ये जो रेडिएशंस हैं इनको मेजर कर सकते हैं। तो अभी इंडियन साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स इन दी इंडियन एंटार्क्टिक स्टेशन मैत्री। ठीक है, आपको पता है इंडिया के 2 एंटार्क्टिका में स्टेशन है, एक का नाम मैत्री है, दूसरे का नाम बता सकते हो? भारती। भारती। करेक्ट। तो भारती है, उससे पहले भी एक और था लेकिन वो अब डिफंक्ट हो गया है, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। और अगर आर्टिक सर्कल की बात करें तो उधर बता सकते हो, उधर क्या नाम है? हिमाद्री। करेक्ट, हिमाद्री। ये छोटी छोटी चीजें हैं, फैक्ट से पता होना चाहिए। और अपने देख भी लिया कि एनवायरनमेंट में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एंटार्क्टिका एक्ट बनाया है अपना। ठीक है, और अभी हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है ये EMIC वेव्स को। तो फॉर दैट रीजन ये सारे फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। तो EMIC वेव्स है क्या? ये डिस्क्रीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस है जो कि हमारे अर्थ के जो इनर मैग्नेटोस्फीयर है उसके ऊपर ऑब्जर्व होते हैं। तो आपको पता है अर्थ का अपने एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोगों ने जैसे बात किया था एक वैन एलन बेल्ट होता है। ठीक है, सो ये सपोज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है अर्थ या कोई भी मैग्नेट होती है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ट्रैवल करता है एक डायरेक्शन में, जो कि जनरली नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है अर्थ का या किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होता है, सन से आने वाले जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अब चाहे वो सोलर फ्लेयर्स है या कोरोनल मास इजेक्शंस है, इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब वो जैसे ही आते हैं हमारे अर्थ के इस मैग्नेटोस्फीयर से टकराते हैं, क्योंकि अर्थ ने अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है और वो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। अब ये मैग्नेटोस्फीयर पे जैसे जैसे टकराते हैं तो कुछ तो साइड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और प्रेसिपिटेट होके हमें इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो वेव्स हैं, आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स है, उसके फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो जनरली ये कहाँ जनरेट होते हैं? ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स के ऊपर जनरेट होते हैं, विच बेसिकली प्रोपगेट्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और इसलिए ये हायर जो लैटिट्यूड्स है उसमें आयनोस्फीयर में देखने को मिलता है। और इट लीड्स टू प्रेसिपिटेशन ऑफ किलर इलेक्ट्रॉन्स विच आर हैजार्डियस टू स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रेसिपिटेट मतलब फॉल डाउन करने लगते हैं फिर हमारे इनर एटमॉस्फेयर में। और कभी कभी हमारे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे सैटेलाइट्स हो गई और भी कोई स्पेस प्रोब्स हो गए या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, इन पे खतरा बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटी है दीज आर डेंजरस टू आर स्पेस बॉर्न इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो अभी आपको पता है इंडिया ने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अपना जो टेलीकॉम एक्ट है उसमें चेंज किया है। ठीक है, और फिर इलोन मस्क की एक कंपनी भी है, अभी बहुत पॉपुलर हो रखी है वो कंपनी, रीजन बीइंग रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू यूक्रेन को जो सपोर्ट दिया जा रहा है बाय यूएस, वो इलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द पाथ ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर? अभी तक जो हमारा इंटरनेट लार्जली चलता है वो कैसे चलता है? वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू चलता है। बट अब हम ये जो इंटरनेट है या जो कनेक्शन है इसे डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो इसमें एक ग्राउंड स्टेशन रहेगा या ग्राउंड सेगमेंट रहेगा जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो एक डिश एंटीना है जो सीधा सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट को, और सैटेलाइट फिर वो सिग्नल आगे किसी यूजर स्टेशन को ट्रांसमिट कर देगा। तो इस तरीके से दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन के लिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो सैटेलाइट ऑपरेटर को रिकॉग्निशन चाहिए होता है फॉर फ्रीक्वेंसी एंड ऑर्बिटल रिसोर्सेज फ्रॉम ITU। ITU क्या है? दिस इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और ये UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करने का काम ये ITU ही करता है। ठीक है, सो ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देता है। बाकी आपको पता है कंट्री के अंदर
अगर किसी को कोई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करनी है, तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो एक सॉवरेन एसेट होते हैं। सॉवरेन मतलब उस पर केवल यूनियन गवर्नमेंट का सोल प्रोप्राइटरी होता है, वो उसे बेच सकता है, वो उसको रिवोक कर सकता है, या जो मर्जी चाहे उसके साथ कर सकता है। ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इलॉन मस्क को इंडिया में अपना ये जो नेटवर्क खोलना है स्टारलिंक का, या एक्सेस प्रोवाइड कराना है, तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अभी कल परसों ही आई थिंक उनका वो ट्वीट भी आया था कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे वो, मे बी प्रॉब्ली विद रिगार्ड्स टू दिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन ओनली, उसी के बारे में बात होगा। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा तभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन रन कर सकते हैं। और कौन देगा इसके लिए लाइसेंस? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसके लिए लाइसेंस देगा। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ठीक है, और रिसेंटली इसरो ने जो इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कि अहमदाबाद में है, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया नभ मित्रा। नभ मतलब स्काई और मित्रा मतलब फ्रेंड। सो नभ मित्रा फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि 2-वे मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द सी। मतलब हमारे जो फिशरमैन होते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर या समुद्र में काफ़ी आगे तक चले जाते हैं, ऐसे में हमारा जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है वो कनेक्टिविटी नहीं दे सकता उनको। तो ऐसे में उनके जो बोट्स वगैरह हैं, अगर उस पर हम ऐसा इक्विपमेंट लगा दें जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाए, तो ऐसे में वो ना तो घूमेंगे, कई बार क्या होता है गुम जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। ठीक है, कभी समुद्र में फंस गए तो उस टाइम अपने लिए वो रेस्क्यू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा नभ मित्रा किसको? फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन। क्लियर? सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द वर्गो कंसोर्टियम फॉर कॉस्मोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन। तो सुपर कंप्यूटर का सिमुलेशन हम लोग कर रहे हैं इसके थ्रू, और दिस स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म है फुल हाइड्रो लार्ज स्केल स्ट्रक्चर सिमुलेशन विद ऑल स्काई मैपिंग फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑब्जर्वेशन। तो सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके हम पूरे स्काई का मैपिंग कर रहे हैं ताकि हम उससे और एडवांस जो ऑब्जर्वेशन है वो निकाल सकें। ठीक है, तो अभी आपको पता है जैसे एक्सोप्लैनेट्स की अभी हम लोगों ने बात की, तो अभी तक क्या हो रहा था कि किसी पर्सन को टेलीस्कोप लेके हमेशा देखते रहना पड़ता था टुवर्ड्स द यूनिवर्स, तो गलती से कहीं जाके उसे कोई प्लैनेट एक्सोप्लैनेट वगैरह मिल जाता, तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश वर्ड होता है सेरेंडिपिटी। मतलब आपका एम नहीं था, आप बस रैंडमली स्क्रॉल कर रहे थे और आपने कोई नई डिस्कवरी कर ली। अब नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करें तो हम चांसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम सारा दिन बैठ के हमारे रिसोर्सेज को एक जगह फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, अपने पास टाइम लिमिटेड है और फंड्स भी लिमिटेड है, तो ऐसा बेटर रहेगा कि अगर हम सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करें और उससे ज़्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन करें। ठीक है, तो याद रखना फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट ये बेसिकली कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करके स्काई का ज़्यादा बेहतर मैपिंग करेगा। तो इट इंक्लूड्स इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऑफ साइंटिस्ट इन यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। तो ज़्यादा काम का नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए फ्लैमिंगो प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए है। तो याद रखना ये जो यूनिवर्स है उसकी मैपिंग या उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, फीस्ट फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि इसरो का ये जो सेंटर है ये लीड कर रहा है फीस्ट इनिशिएटिव को। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू हम बेसिकली प्रेडिक्शन करेंगे कि कैसे जो रियल वर्ल्ड फोर्सेस हैं वो हमारे स्पेस बेस्ड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इफेक्ट करेगा। जैसे रॉकेट्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट वगैरह, वो कैसा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड फोर्सेस, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर बनाया है, ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, बीटल जूस। तो बीटल जूस इज द 7th ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई आफ्टर द सन, इज स्पॉटेड इन द कॉन्स्टेलेशन ओरायन। तो तारों का समूह होता है, ठीक है, उन्हें हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो अलग अलग कॉन्स्टेलेशन का अलग अलग नाम होता है। ये वाला जो कॉन्स्टेलेशन है ओरायन है, जिसके अंदर ये बीटल जूस नाम का एक ब्राइटेस्ट जो स्टार है हमें देखने को मिलता है, और ये 7th ब्राइटेस्ट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थिरुवथिराई और अर्धरा इन द इंडियन एस्ट्रोनॉमी।
stars in the late carbon burning stage as it has clearly consumed both hydrogen and helium. तो आपको पता है स्टार्स के अंदर क्या होता है, उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू आती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, जब दो लाइटर मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब उससे जो एनर्जी निकलती है उसे हम फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं। तो जनरली क्या होता है, किसी यंग स्टार में सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होता है, हीलियम बनता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब हीलियम का प्रोपोर्शन बढ़ने लग जाता है तो हीलियम हीलियम आपस में कंबाइन होके इट टर्न्स इनटू कार्बन। ठीक है, वो कार्बन में हाँ कार्बन में टर्न हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बरीलियम। ठीक है, हाँ मतलब बरीलियम या कार्बन के आसपास किसी में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर वो कार्बन से आगे जाके मर्ज होके वो सिलिकन बनता है, सिलिकन से फिर वो फेरस बनता है, आयरन बनता है। ठीक है, फ्यूज होता है। लेकिन जब आयरन तक पहुंच जाता है उसके बाद में इतना रिसोर्सेज बचते ही नहीं है सन के पास या किसी भी स्टार के पास कि उसके आगे फ्यूजन कर सके, बिकॉज आयरन अपने आप में एक बहुत बड़ा एटम होता है, उसको फ्यूज करना उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो उतनी सन के अंदर भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, सन कोलैप्स कर जाता है और कोलैप्स करके या स्टार कोलैप्स हो जाता है और उससे फिर आपको वो साइकिल पता ही है, या तो अगर उसका साइज स्मॉल है तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, अगर उसका जो साइज है वो मीडियम है तो क्या बनेगा, वॉइड ड्वार्फ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन करके। और अगर बहुत मैसिव स्टार है तो क्या होगा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना भयंकर होगा जिससे उसका कोर कोलैप्स हो जाएगा और ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, सो ये जो बीटल जूस हम लोग देख रहे हैं इसने अपना हाइड्रोजन और हीलियम कंज्यूम कर लिया है, तो ये हमारे सन से थोड़ा सा ज़्यादा ओल्डर है। क्लियर, सो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो नियर स्पेस। तो अभी चाइना ने सेटअप किया है नियर स्पेस कमांड फॉर हाइपरसोनिक वेपन फोर्सेस। तो आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं, व्हाट आर हाइपरसोनिक वेपन्स? Hypersonic missiles travel more Mach than 5. speed of sound. हाँ हाँ, आई थिंक दोनों ने एक साथ बोला तो कंफ्यूजन हो गया, बट किसी ने एक चीज सही बोला था कि मैक 5 से ऊपर होगा ना तब उस स्पीड को हाइपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, मैक 5 से ऊपर है तो हाइपरसोनिक स्पीड है। अभी कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई ऐसा व्हीकल है या कोई वेपन है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में जा सकता है, नहीं जा सकता? तो बताइए ट्रू और फॉल्स में बताइए कि अभी ऐसा कोई एग्जिस्टिंग है हमारे पास इक्विपमेंट या मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक स्पीड में जा सकता है क्या? आई थिंक है हमारे पास कुछ तो। ब्रह्मोस। नहीं, ब्रह्मोस तो नहीं है, ब्रह्मोस इज इन सुपरसोनिक। अच्छा ठीक है, तो ब्रह्मोस तो सुपरसोनिक रेंज में है। हाइपरसोनिक के लिए इसरो ने एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ऑलरेडी चला दिया है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर किया है। बाकी रशिया के पास एक मिसाइल है किंजल नाम की, किंजल, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी उसने यूज कर डाली थी। ठीक है, तो वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, राइट। सो इस सेंस में यस, हम लोग वेपन जो इस लेवल पे आ चुके हैं कि हम हाइपरसोनिक या मैक 5 की स्पीड से ऊपर ज़्यादा ऊपर के स्पीड वाले जो मिसाइल्स है या व्हीकल्स उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए चाइना जो है अपना एक नियर स्पेस कमांड फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स फोर्स बनाया है। अब नियर स्पेस का मतलब क्या होता है, ये वो रीजन है जो हमारे नेशनल एयर स्पेस से ऊपर होता है। तो देखो नेशनल एयर स्पेस क्या होता है, वो हमारे एयर स्पेस का वो वाला पार्ट जहाँ पे हमारा कंट्री का जुरिडिक्शन होता है। तो जनरली ये हमारे सी लेवल से लेके 18 किलोमीटर तक पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रोपोस्फियर का रेंज कितना होता है, तो अराउंड 16 टू 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर का रेंज होता है। और वहीं पे जितने भी हमारे कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं या कोई भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है, सारे के सारे उसी रेंज में होते हैं। उसके बियॉन्ड हम चले जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, कमर्शियल एयर फ्लाइट्स रन नहीं होते और वहाँ पे जनरली कोई ऐसा एक्टिविटी आप कर नहीं सकते। फॉर दैट रीज़न ये जो नियर स्पेस जो रीजन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल अप टू 160 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। मतलब हमारे अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर ऊपर से ये चालू होता है एंड गोज अप टू 160 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल।
और इसे जनरली नो मैन्स लैंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है रहने का, ठीक है। तो इस किसी कंट्री का इस पे एज सच कोई जुरिडिक्शन हम बोल नहीं सकते कि होता है। तो इन दिस रीजन एयर इज टू थिन टू सपोर्ट फ्लाइट्स बाय मोस्ट ऑपरेशनल मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इवन मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इस रीजन में आपको बहुत रेयरली कभी मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी होते हैं वो भी अगेन 18 किलोमीटर्स के अंडर ही रेंज में मिलेंगे आपको। बट इस रेंज में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि यहाँ पे कोई सैटेलाइट भी सस्टेन नहीं हो सकता। अगर कोई सैटेलाइट को यहाँ पे छोड़ के आ जाओगे तो वो वापस नीचे ही मिलेगा आपको, ठीक है, आपके साथ रनवे पर ही मिलेगा आपको वो सैटेलाइट। तो कोई सैटेलाइट भी नहीं रह सकता यहाँ पे, और कोई स्पेस जो कोई मिलिट्री या कमर्शियल फ्लाइट भी हम रन नहीं कर सकते, ठीक है। सो हेंस इसलिए बहुत कम एयरक्राफ्ट इस रेंज में फ्लो करते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है, इस एरिया के अंदर हम लोग कुछ मिशंस अगर रन करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर सैटेलाइट्स को इसके अंदर लॉन्च करने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ा लेस कॉस्टली होगा, बट वो ज़्यादा समय तक अपना सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को इस रीजन में। सो दिस इज नियर स्पेस। क्लियर? इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए।